आपने बहुत बार ये सुना होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स इज सो अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो जो जियो साइंटिस्ट 2023 में आया था, जननी सुरक्षा योजना। फिर 3 मंथ्स लेटर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में उन्होंने सेम स्कीम पूछा, जननी सुरक्षा योजना। इतने सारे गवर्नमेंट स्कीम्स रनिंग हैं, कई स्कीम्स कंसिस्टेंटली न्यूज़ में रहते हैं, बट स्टिल दे चोज दिस पर्टिकुलर स्कीम अगेन। सिर्फ 2 मंथ्स लेटर दे रिपीटेड इट। इवन फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, ये भी मोर और लेस सेम है दोनों में। इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन। ओके, सो क्लियरली देर आर सम टॉपिक्स जो रिपीट होते हैं इन यूपीएससी एग्जाम्स। मतलब रिसेंटली हेल्ड यूपीएससी एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इस इम्पॉर्टेंस को आप कैसे कवर करोगे? यू विल गो ओपन दैट क्वेश्चन पेपर एंड स्टार्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। हाउएवर, चूँकि देयर इज़ एन ओवरलैप है, बट पूरा पेपर सेम नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रेलिवेंट नहीं है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। तो ये डिफ्रेंशिएशन कैसे आएगा? वो डिफ्रेंशिएशन मैं करके दे दूंगा इन वीडियोस के थ्रू। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम लोग CDS एंड NDA के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कुछ महीने पहले हुए थे। ओके, CDS 2 एंड NDA 2 2023 के 18th February को देर आर 2 more एग्जाम्स ऑफ यूपीएससी हैपनिंग। एंड फिर हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे जब वो एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड हो जाएंगे तब। हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूपीएससी ओवर सिंप्लीफाइड। लेट अस बिगिन। ऑल्दो एजेंडा इस वीडियो का बहुत क्लियर है, हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे लाइव राइट नाउ। एंड आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, उससे प्रैक्टिस होगा आपका एंड सोचने का कैपेसिटी बढ़ेगा कि यूपीएससी किस टाइप का क्वेश्चन डिज़ाइन करता है एंड आंसर कहाँ वो रखता है छिपा कर, एंड उस आंसर तक कैसे पहुँचना है। ऑल्सो मैं ये भी एक्सप्लेन करते चलूँगा कि ये कौन से सोर्स से सॉल्व किया जा सकता था ये क्वेश्चन। सोर्सेस तो मैं सोर्सेज भी बताऊँगा, एज वेल एज एनालिसिस करूँगा, बताऊँगा कि हाउ टू रीच दैट आंसर, हाउ टू रीच ये दो चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, कौन से सोर्सेज इंपॉर्टेंट है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन कई बार लोग पूछते हैं, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ CDS NDA CAPF जियो साइंटिस्ट करना है? मैं हमेशा सिंपल बोलता हूँ 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स के करना है। एंड यूपीएससी के अपने सिविल सर्विसेज के लास्ट 10 ईयर्स के करना है। ओके, सो हम लोग विल मूव ऑन सिंपली टू द फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statements about the Shvetambara sect of Jainism is not correct? Not correct पूछा है। It refers to monks who wear white clothes. It refers to monks who migrated to the south of India in 4th century BCE. They recognized the existence of canonical texts, including the 12 Angas. They believed that women can also attain salvation. 10 seconds. अब मैं आंसर बता रहा हूँ। द आंसर इज बी। ये कहाँ से? ये बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट ये एकदम रिलेवेंट है फॉर यूपीएससी। दिस इज़ कवर्ड वेरी वेल इन नितिन सिंघानिया। ये मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। इसमें ये चारों फैक्ट्स दिए हुए हैं नितिन सिंघानिया में। इसके अलावा तमिलनाडु का 11th टेक्स्ट बुक, इसमें भी बहुत अच्छे से ये पार्ट दिया हुआ है। NCERT में भी कहीं ना कहीं दिया हुआ है, बहुत अलग अलग जगह पे आगे पीछे करके। इट्स नॉट वेरी वेल, इट्स नॉट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसलिए मैं नहीं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। बट तमिलनाडु वाला तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, इट्स गिवन देयर। ठीक है, द मॉन्क हु माइग्रेटेड, उसका नाम क्या था? भद्रबाहु। हर जगह ही आपको ये नाम सुनाई देगा। ही वॉज द वन हु स्टार्टेड ऑलमोस्ट, ही इज़ क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द दिगंबरा सेक्ट। ओके, इसमें और कौन गया था साथ में? चंद्रगुप्त मौर्य। ही इज़ द गाय हु माइग्रेटेड। ओके, तो जो साउथ चले गए वो दिगंबरा सेक्ट के हो गए, जो नॉर्थ रह गए वो श्वेतांबरा सेक्ट हो गए। क्यों माइग्रेट किया उन्होंने? बिकॉज देयर वाज अ फेमीन इन बिहार, सो दे थॉट कि दे विल नॉट सर्वाइव, सो दे माइग्रेटेड साउथवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not correct about the Indian Independence Act 1947? The bill for the Indian Independence Act was introduced in Parliament on July 4th and received the royal assent on July 18, 1947. B. Act of 1947 laid down the basic framework of the Indian Constitution. C. The Act provided for the establishment of two independent dominions or to be known as India and Pakistan. The Act empowered the Constituent Assembly of each dominion to have unlimited power.
15 seconds. मैं आंसर बताने जा रहा हूँ. आंसर है बी. इसके 2 पॉइंट हैं. 2 जगह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे. स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है कुछ पार्ट इस क्वेश्चन का, एंड कुछ दिया है लक्ष्मीकांत में. आपको मिक्स करके ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे वेरी इजीली. इसमें बेसिक फ्रेमवर्क इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था. इट वॉज अ वेरी स्मॉल एक्ट. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहाँ पास हुआ था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था. ठीक है, सो रॉयल असेंट मिला था. दैट पार्ट इज ऑल करेक्ट. ओके, इंडिया एंड पाकिस्तान का उसमें मेंशन था. येस, इट वॉज मेंशनड देयर. टू इंडिपेंडेंट डोमिनेंस, येस. एंड अनलिमिटेड पावर टू फ्रेम एंड अडेप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द पावर टू रिपील द इंडिपेंडेंट एक्ट इटसेल्फ. मतलब रिपील करके वापस गुलामी करने का मन हो तो वो भी कर सकता है. ओके, ऑल ऑफ दैट वॉज देयर. सो दिस इज गिवन इन लक्ष्मीकांत इन हाई गुड डिटेल. स्पेक्ट्रम में भी ठीक ठाक डिटेल के साथ ये दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल है. इनमें से कौन से क्रॉप्स हैं जो ड्राई लैंड फार्मिंग में नहीं किया जा सकता, जिसको ड्राई लैंड फार्मिंग. 10 seconds. इजी आंसर शुगर केन. ये कई जगह पर दिया हुआ है. एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th. 4 बुक्स हैं, चारों बुक्स पढ़ने हैं प्रीलिम्स से पहले. आपको नहीं किया है तो अभी पिक कर लो. काफ़ी इट्स ठीक ठाक लेंथ का बुक है वो, एंड काफ़ी कंसेप्ट्स भी हैं एंड काफ़ी फैक्ट्स भी हैं रटने. यू विल नीड सम टाइम टू डू इट. नेग्लेक्ट मत करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड अगर ये आपको इसके अगर फिजिकल वाला पार्ट नहीं पसंद आ रहा है, इट्स नॉट अ ग्रेट बुक. फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया का नहीं अच्छा लग रहा है, देन आप खुल्लर बुक. ओके, नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ द फेमस पॉलिटिकल ट्रीटीज अमुक्त मर्यादा. 10 seconds. इसका आंसर है तेलुगु. ओके ओके, इसमें आपको एक तो अमुक्त मर्यादा नाम पता होना चाहिए. कहाँ से पता होगा? ये दिया हुआ है तमिलनाडु के हिस्ट्री बुक में ऑफ कोर्स. बट सबसे इंपॉर्टेंटली जो क्यों मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, नितिन सिंघानिया. इसमें एक पूरा बॉक्स बना के अलग से एक डेडिकेटेड हिस्सा दिया हुआ है ऑन होम, कृष्ण देव राय पे. ओके, एंड उस बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कृष्ण देव राय के बारे में. बिकॉज ही वॉज सच अ प्रोमिनेंट फिगर. ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट नोन किंग्स इन साउथ इंडिया. वेरी पॉपुलर अमंग हिज सब्जेक्ट्स, एंड बहुत फेवरेबल ओपिनियन है लोगों का अबाउट दिस किंग. सो कई बार यूपीएससी पूछता है क्वेश्चन ऑन कृष्ण देव राय और ऑन विजयनगर. दीज आर हाईली रेलिवेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी. तो ये आपको पूरा अच्छे से करना है. ये सारी चीज़ें उसमें क्लियरली दिया हुआ है. मुक्त मर्यादा तेलुगु में लिखा हुआ है, इन द लैंग्वेज तेलुगु. तमिलनाडु हिस्ट्री बुक में शायद लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है, तो दैट इट इज़ टफ टू सॉल्व फ्रॉम देयर. बट नितिन सिंघानिया में एग्जैक्ट लैंग्वेज मेंशन्ड है ऑफ ऑल हिज क्रिएशंस. जैसे कृष्ण देव राय ने ये भी लिखा है, जम्बावती कल्याणम. बट ये संस्कृत में लिखा है. वाई? बिकॉज कृष्णदेव राय कुड स्पीक 4-5 लैंग्वेजेस. He knew Kannada, he knew Sanskrit, he knew Telugu. So इट्स डिफिकल्ट टू गेस. मतलब रैंडमली आप गेस तो नहीं कर सकते हो यूजुअली. मैंने देखा है बहुत सारे मेरे पीयर्स क्या करते हैं ना, यूपीएससी आजकल बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछता है. तो जब छोटा क्वेश्चन जो आता है ना, जैसे ये एक छोटा क्वेश्चन है, कम वर्ड्स हैं टोटल, तो वो ऑप्ट कर ही जाते हैं ये सोच के कि ये ईजी है, ये तो कई लोग कर लेंगे. नहीं, यूजुअली जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं. आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट. एकदम फैक्ट बेसिस. ये कंपेरेटिवली एकदम क्योंकि नितिन सिंघानिया में इतना क्लियरली दिया हुआ है, तो मैं इसे इजी कैटेगरी में डालूंगा. दिस वॉज अ लो हैंगिंग फ्रूट. आप बहुत ईजिली ये कर सकते थे अगर नितिन सिंघानिया ढंग से किया है आपने तो. ठीक है, नहीं किया है, यू स्टिल हैव टाइम. 3 months कर लो. एज पर द कैबिनेट रेजोल्यूशन ऑफ 1st January 2015, द नीति आयोग कंसिस्ट्स ऑफ. मैं 20 seconds रुक रहा हूँ, आप सॉल्व करो ये क्वेश्चन खुद से. इसका आंसर है
बी 1, 2 एंड 4। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर नहीं है नीति आयोग का पार्ट, क्योंकि आप थोड़ा सा भी अवेयर रहोगे देन यू विल नो कि रूरल डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है नीति आयोग को। इट्स अ थिंक टैंक, उसमें रूरल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंडिया का डेवलपमेंट का मेन एम है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, रूरल इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। तो नो, देर इज़ नो अदर मिनिस्टर देयर अदर दैन जो इसमें मैंशन है। 1, 2 एंड 4 करेक्ट आंसर है। सोर्सेज क्या है इसके? लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, नीति आयोग पे पूरा एक चैप्टर है। उसके बियॉन्ड करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, बहुत बार नीति आयोग का मेंशन आता रहता है। इट्स वेरी वियर्ड कि उन्होंने अभी पूछा है, इतना रिसेंटली पूछा है ये चीज़, जबकि नीति आयोग थोड़ा सा फेड हो गया टॉपिक। सो ऐसा नहीं है कि कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स नहीं पूछ रहे हैं, क्लियरली कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स भी पूछ रहे हैं। सो आप ये नहीं स्किप कर सकते हो बोल के कि ये तो न्यूज़ में नहीं है, बिकॉज दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया दैट यू हैव टू नो कि इसमें कौन कौन बैठते हैं। ओके, Which of the following actions by the government would lead to contraction of money supply in the economy? ये टफ क्वेश्चन है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है आप तुरंत सॉल्व कर लोगे, नहीं क्लियर है देन मैं बताऊंगा कि कैसे क्लियर करना है। 1. Purchase of treasury bills by the central bank from public. 2. Sale of treasury bills by the central bank to public. 3. Sale of foreign exchange by the central bank. 4. Purchase of foreign exchange by the central bank. 10 seconds. इसका आंसर है सी 2 एंड 3। अब ये 2 एंड 3 कैसे हुआ? आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये और ये स्टेटमेंट निगेटेड है। मतलब अगर 1 सही है तो 2 सही नहीं होगा, 2 सही है तो 1 सही नहीं होगा। सेम फॉर 3 एंड 4। आप देखो ऑपोजिट्स है ये स्टेटमेंट्स। अगर ऐसा कहीं पर भी आपको यूपीएससी में दिख जाता है देन आपके लिए सिंपल हो गया कि ऐसा कोई भी ऑप्शन जहाँ पे ये दोनों साथ में हैं वो एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें 3 और 4 साथ में वो एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शंस नहीं है, बट यूपीएससी में कई बार ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि निगेटेड चीज़ जो है उससे आप एलिमिनेट कर लोगे। ओके, मैं कोई क्वेश्चन ला के दिखाऊंगा। यूपीएससी में मैंने देखा है 2022 के पेपर में मैंने ये चीज़ देखा था, मैंने सॉल्व किया था ऐसे क्वेश्चन करेक्टली विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट। क्योंकि स्टेटमेंट्स निगेट कर रहे थे एक दूसरे को। ओके, सो कमिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ये ऐसे तो मैंने इकोनॉमी के लिए मृणल सर के नोट्स पढ़े हैं एंड वो काफ़ी रेलिवेंट भी था, तो उसमें उसके हिसाब से ये क्लियर हो जाता है। बट एक सिंपल रूल अब मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको कि एनीथिंग अगर सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई कुछ भी अगर खरीद रहा है कोई भी तरह का सिक्योरिटी, देन वो क्या करता है, वो मनी देता है जिससे भी खरीद रहा है एंड उसे वापस क्या मिलता है, उसको वो सिक्योरिटी वापस मिलता है। सिक्योरिटी एज इन बॉन्ड, बिल, इस टाइप की चीज़ें। तो अगर वो ट्रेजरी बिल खरीद रहा है मतलब परचेज, तो उसका क्या मतलब, वो मनी दे रहा है। मनी दे दिया उसने पब्लिक के हाथ में, मतलब क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ गया। बढ़ गया मतलब एक्सपेंशन हो गया ना मनी सप्लाई का। कॉन्ट्रैक्शन पूछा है, देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पूछा है। करेक्ट, तो ये नहीं हो सकता, 1 तो डेफिनेटली गलत है। सो 1 एलिमिनेट हो गया। सो ए गया, बी गया, ऑप्शन है सी या डी। बस ये देखना थर्ड स्टेटमेंट सही है नहीं। ओके, दैट्स इट। थर्ड स्टेटमेंट में अगेन सेम कंसेप्ट है, सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द सेंट्रल बैंक। उसने डॉलर दिया, आरबीआई ने डॉलर सेल किया, उसके बदले क्या मिला उसे, रुपी मिला। करेक्ट, रुपी मिला तो मनी सप्लाई घट गया। ओके, क्या पूछा है, कॉन्ट्रैक्शन पूछा है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन है बट रेलिवेंट है फॉर यूपीएससी। Sonic boom is produced when a source of sound travels at a speed A greater than speed of sound, B greater than the speed of light, C less than the speed of sound, D equal to the speed of sound. 5 seconds. आंसर है ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। कई बार न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा कि सोनिक बूम सुनाई दिया, लाउड नॉइज सुनाई दिया था बेंगलुरु में, इस टाइप की न्यूज़ आते रहती है। और तो इन्होंने बहुत रिसेंटली पूछा है, देन आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर इन केस दे रिपीट इट और दे रिपीट समथिंग लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 47, ये एकदम यूपीएससी के सिलेबस से है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पाते हो मैं सोर्स बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ सकते हो, कहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। गो हैड रीड दिस क्वेश्चन, आई विल वेट 20 seconds। और टाइम चाहिए होगा तो आप डबल टैप करते रहना या पॉज कर देना वीडियो को।
The answer is B. Energy flow is unidirectional and nutrients flow is cyclic. न्यूट्रिएंट साइकिल अच्छे से वेरी क्लियरली दिया हुआ है इन शंकर आईएएस, शंकर आईएएस बुक का इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट बुक है शंकर आईएएस नाम से, वेरी पॉपुलर बुक। ऐसे बहुत लोग पीएमएफआईएस भी पढ़ते हैं, मैंने नहीं पढ़ा तो इसलिए आई कांट से कि उसमें दिया है कि नहीं, बट शंकर आईएएस में डेफिनेटली दिया हुआ है न्यूट्रिएंट फ्लो इज साइक्लिक। ये वेरी क्लियरली सारे न्यूट्रिएंट्स का साइकिल देने का उसमें कोशिश किया है। देर आर सारे न्यूट्रिएंट्स का एग्जैक्टली साइक्लिकल नहीं होता है, बट मोर और लेस लॉन्ग टाइम पीरियड में आप देखोगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल हो जाते हैं। ओके, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है या फॉस्फोरस साइकिल है, ऑल ऑफ दैट इट विल मूव थ्रू बायोटिक एंड एबायोटिक प्रोसेसेस एंड विल गो बैक टू जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। एनर्जी फ्लो अगर आप खुद से भी सोचो तो जैसे फॉर एग्जांपल एक डियर है या घोड़ा, वॉटेवर, पार्डन माय ड्राइंग, एंड यहाँ पे घास है, उसने ये घास खाया एंड फिर वो वॉक करने लगा। उससे क्या हुआ, जो एनर्जी उसने कंज्यूम किया वो एनर्जी एज हीट उसका बॉडी डिसिपेट कर दिया। सो वो हीट डिसिपेट होकर चला गया एनवायरनमेंट में। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, बट वो उस एक ऐसा डायरेक्शन पकड़ लिया कि अब उसको रिट्रीव नहीं किया जा सकता है। वो हीटेड एनवायरनमेंट डायरेक्टली वापस कभी ग्रास तक नहीं जाएगा, वो ग्रास को फिर दोबारा बेनिफिट नहीं करेगा। ओके, दैट इज वाई एनर्जी फ्लो को यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is our United Nations Sustainable Development Goals? 1. Decent work and economic growth. 2. Peace, justice and strong institutions. 3. Responsible consumption and production. The answer is all 3. Okay. सो मेंस पर्पसेस से आपको SDGs याद रखने हैं। मेंस में आप कई आंसर में आप कोट कर सकते हो कि या दिस विल ऑल्सो हेल्प अचीव SDG, ये फलाना ढिमकाना, एंड ऑलमोस्ट एनी गुड थिंग जो आप सोच सकते हो अपने माइंड में ना, जो डेवलपमेंट रिलेटेड होता है, जो आप सुनोगे GS2 या GS3 के लिए, वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें SDG में हैं। एंड आपको एग्जैक्ट वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है SDG में, ना ही आपको SDG का नंबर याद रखना ज़रूरी है कि किस नंबर पर आता है। ओके, बहुत लोग करते हैं कि प्रिंट करके स्टिक कर लेते हैं फिर उसी ऑर्डर में याद करते हैं। नो, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे SDG 1 इज़ नो पॉवर्टी या रिड्यूस पॉवर्टी, वट आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, वो आपको याद होना चाहिए। ओके, आप मेंस में ये चीज़ लिखोगे तो ऑफकोर्स नो पॉवर्टी पहला ही है तो उतना ईजी तो ये पूछेगा नहीं, ये थोड़े नीचे का पूछा है। ओवरऑल एक आइडिया याद होना चाहिए क्या क्या चीज़ में है। मैं अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे SDGs यहाँ पे लिखवा देता हूँ, याद हो जाएगा आपको। ओके, मैं जैसे बता रहा हूँ, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ पे है, बेटर हेल्थ। ओके, जेंडर इक्वालिटी पे है। फिर आप डिटेल में चले जाओ, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। एग्जैक्ट वर्ड नहीं मैच करेगा, बट UPSC में व्हेन यू राइट इट विल नॉट मैटर। ओके, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन यहाँ दिया ही हुआ ऑलरेडी। पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ दिया हुआ है। क्लीन वाटर, क्वालिटी एजुकेशन, और क्या है, लाइफ में 2 गोल्स हैं। अंडर वाटर है, मतलब प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व लाइफ। अंडर वाटर है, ऑन लैंड है। ओके, सो 2 यहाँ पे हो गया SDGs। क्लाइमेट पे होगा एक, क्लाइमेट प्रिजर्वेशन, एक और हो गया। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरे सारे 17 नहीं हुए, कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट नाउ यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव इज गिवन एन एडवांस ग्रांट to meet temporary and running requirements of Government of India in the beginning of the new financial year until the demands are voted by the legislature. This is known as 10 seconds. The answer is vote on account. ये चीज़ ऐसे मृणाल ने अपने क्लास में, मृणाल सर ने बताया था, इसलिए मुझे याद है। आई हैव नो आइडिया UPSC ये क्यों पूछा है 2023 में। मे बी बिकॉज इंटरिम बजट आने वाला था इन अ फ्यू मंथ्स, दैट इज़ वाई, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ इंटरिम बजट। इट्स अ डिफरेंट थिंग।
इंटरिम बजट सिर्फ उसी ईयर आता है जिससे इलेक्शन होता है, बट वोट ऑन अकाउंट पहले हर ईयर होता था. बट व्हेन मोदी गवर्नमेंट केम इनटू पावर, दे डिसाइडेड कि इतना लंबा चौड़ा लेजिस्लेटिव प्रोसेस होना नहीं चाहिए बजट को लेके. मतलब पहले बजट्स फरवरी एंड तक में आते थे, एंड फिर बजट का जो बिल होता है, अप्रोप्रिएशन बिल, वो अप्रैल तक वो अटका ही रहता था. मतलब धीरे धीरे पास हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, अप्रैल एंड चले जाता था. बट गवर्नमेंट 1 अप्रैल के बाद एक भी रुपये स्पेंड नहीं कर सकती है, क्योंकि रूल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में कि विदाउट एन अप्रोप्रिएशन लॉ, विदाउट एन एप्लीकेशन ऑफ लॉ, गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड मनी. तो 31 मार्च तक ही कब पिछले बजट का रहता है पावर. 1 अप्रैल से द गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड मनी. सो अगर फाइनल बिल जो है बजट का, अप्रोप्रिएशन बिल पास, ये डेट क्रॉस कर जाता है, अप्रैल एंड तक चला जाता था बहुत बार, तो वो 30 डेज़ या 35-40 डेज़ गवर्नमेंट कैसे चलेगा, सैलरी कैसे दिया जाएगा लोगों को. तो इसलिए वोट ऑन अकाउंट जैसा एक चीज़ होता था कि बिना बजट डिस्कस किए 1/6 ऑफ द बजट जो भी बनाया गया है उसको पार्लियामेंट पास कर देता था पहले, जिसे वोट ऑन अकाउंट बोलते थे. ओके, 1/6 यानी 2 months जितना, 2 महीने का जितना खर्च है उतना वो लोग पहले दे देते थे विदाउट डिस्कसिंग द बजट इटसेल्फ. बट अब ऐसा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि द न्यू गवर्नमेंट इज़ वेरी पंचुअल, एंड वो लोग कभी भी फरवरी एंड तक नहीं, 1 फरवरी डेट है एंड उसी दिन बजट आता है तो आता है. एंड वो लोग 2 महीने में, दैट इज़ अलॉट एक्चुअली 60 डेज़, यानी ऑलमोस्ट 60 डेज़, 59 डेज़ टू बी प्रिसाइज. उन 59 डेज़ में वो लोग अप्रोप्रिएशन बिल पास करवा लेते हैं मार्च खत्म होने से पहले. ओके, सारा लेजिस्लेटिव प्रोसेस पूरा हो जाता है तो वोट ऑन अकाउंट का ज़रूरत ही नहीं है. सो अब ये ऑलमोस्ट इरेलीवेंट हो गया है, बट पूछा है तो हमें पता होना चाहिए. एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है विच आई फाउंड रेलेवेंट फॉर यूपीएससी, क्योंकि फॉग बहुत न्यूज़ में भी रहता है इंडिया में. दैट इज़ fog is simply a cloud that forms close to the ground. Radiation fog is associated with radiation cooling of the land at night. Advection fog forms when moisture is blown over a cold surface and is chilled by contact. मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. If you're not able to solve, don't be beat up about it. अभी 3 महीने, 100 days हैं, 100 days to यूपीएससी. आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ग्राउंड कवर करोगे इन 100 days में. ठीक है, यहाँ पे आपका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है क्लोज टू द एग्जाम. डोंट वरी अबाउट इट. 10 seconds. द आंसर इज डी. तीनों स्टेटमेंट सही है. फॉग बस वही चीज़ है, सेम क्लाउड है. दोनों एरोसोल, एक कोई भी हाइग्रोस्कोपिक एरोसोल के चारों ओर पानी का कंडेंसेशन ही फॉग है, वही क्लाउड है. ओनली डिफरेंस इज ऑल्टीट्यूड. थोड़े हाइट पे बन गया तो क्लाउड बोलेंगे, ज़मीन के पास बना तो फॉग बोलेंगे. सिंपल. रेडिएशन फॉग इज एसोसिएटेड विद रेडिएशन कूलिंग ऑफ द लैंड. एब्सोल्युटली, रेडिएशन कूलिंग की वजह से ग्राउंड ठंडा हो जाता है, एंड इस वजह से फॉग फॉर्मेशन होता है एट नाइट, इन विंटर स्पेशली. सो दैट थिंग, रेडिएशन वाला भी सही है, एंड एडवेक्शन वाला भी सही है कि किसी वार्म सरफेस से जहाँ पे हवा वार्म है, तो वार्म हवा ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करता है, वो इफ़ इट ब्लोज ओवर अ कोल्डर लैंड सरफेस तो वहाँ पे फॉग जनरेट हो जाता है. ये जो एडवेक्शन फॉग है, इसका एक टाइप मिलता है जब वार्म करेंट्स एंड कोल्ड करेंट्स जहाँ पे मिलते हैं. ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. जैसे न्यू फाउंड लैंड है नॉर्थ अमेरिका के पास, वहाँ पर ज़बरदस्त फॉग फॉर्मेशन होता है. क्यों? क्योंकि वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिल रहे हैं. वाई? वार्म करंट के ऊपर जो हवा है उसमें ज़्यादा मॉइस्चर है, एंड इट ब्लोज ओवर द कोल्ड करंट, एंड वहाँ पे सडनली जाके ठंडा हो जाता है, एंड इट हैज़ टू कंडेंस. सो फॉग फॉर्मेशन हैपन्स. तीनों स्टेटमेंट्स सही है. डिफिकल्ट क्वेश्चन था. डोंट बीट योरसेल्फ अप ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, दिस वॉज डिफिकल्ट. Next question. Which one of the following taxes is not subsumed under the GST? 10 seconds. Easy question. The correct answer is taxes on petroleum and petroleum products. Okay, हमें पता है कि पेट्रोल में, डीजल में अभी भी जीएसटी नहीं है. क्यों? क्योंकि इस पर सहमति बनना बहुत डिफिकल्ट है, एंड जीएसटी का मैक्सिमम रेट भी कम है. इन पेट्रोल और डीजल में टैक्सेस बहुत हाई है, एंड तो उनके लिए अलग कैटेगरी बनाना पड़ जाएगा जीएसटी का. पॉलिटिकल रीजंस है, अभी तो रिसेंट टाइम में ये नहीं होने वाला है. सो आप जहाँ पर भी ये देखोगे, जीएसटी काउंसिल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अभी तक ये किया नहीं है और ये नहीं होगा फॉर सम टाइम. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. एक कन्फ्यूजिंग एस्पेक्ट था इस क्वेश्चन में, वो था ये कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी जो है ना, वो आईजीएसटी के अंडर ही आता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसको बोलते हैं. ओके, सो इवन इफ अगर ऐसा आपको 50-50 भी लगे तो
मैंने कई बार पहले भी बताया, फिर से बता देता हूँ, कहीं 50-50 भी अगर आपको लगे, यू हैव टू ऑप्ट. दो ऑप्शन अगर आपने एलिमिनेट कर दिया है, यू शुड ऑप्ट दैट क्वेश्चन. ओके, यहाँ पर तो खैर बहुत ईजी था. टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम, ये तो कई बार कई जगहों पर आपने देखा होगा. सारे सोर्सेस में ये लिखा हुआ, मतलब कोई भी आप इकोनॉमी का सोर्स उठा लो, रमेश सिंह या विवेक सिंह और मृणल पटेल सर, एनीथिंग, एवरीथिंग वर्क्स हियर. हर जगह ये दिया हुआ रहेगा. दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. दिस इज़ वेरी फैक्चुअल, डिफ़िकल्ट, बट सेप्रोफाइट क्या होता है ये कुछ बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है. शंकर आयस वगैरह में ये सब दिया हुआ है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेप्रोफाइट? 10 seconds. Okay, the answer is Rhizopus. Saprophyte is anything जिसका न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है वो डिकेड है. डिकेड प्लांट्स या एनिमल से अगर वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा ले रहा है तो उसे हम सेप्रोफाइट बोलते हैं. यूजुअली क्या है, फंगाई एंड बैक्टीरिया. इस पर्टिकुलर टाइप का कंजम्पशन को सेप्रोट्रॉफी बोलते हैं. ओके, एंड राइजोपस इज व्हाट, इज अ टाइप ऑफ फंगस. ठीक है, कस्क्यूटा क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ प्लांट है ये. एंड स्पायरोजायरा क्या है, ये एक टाइप का एल्गी है, ग्रीन एल्गी है. विच बेसिकली मीन्स व्हाट, इसमें ग्रीन एल्गी है तो इसका मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट है. विच ऑल्सो मीन्स व्हाट, मतलब ये अपना खाना खुद बनाता है, इसके पास किचन है. ओके, सो ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, कैस्केटा इज अ प्लांट बाहर हो गया, ग्रास तो ऑब्वियसली मेक्स इट्स ओन फूड, ये भी बाहर हो गया. तो बचा राइजोपस थ्रू एलिमिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द भक्ति मूवमेंट इज नॉट करेक्ट? The Bhakti movement avoided traditions that promoted diversity. In northern India, the Bhakti movement involved Rama and Krishna. The Bhakti movement relied on the devotion of God. While Tulsidas represented the tradition of devotion with attributes, Sant Kabir followed the path of devotion without attributes. 10 seconds. 10 seconds over. Important topic में एक बहुत ही important topic है क्या? भक्ति मूवमेंट. भक्ति मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूपीएससी पूछता है. आप देखो जैसे स्टेटमेंट डी, दिस वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, वो तो थैंक गॉड कि स्टेटमेंट ए ही इतना गड़बड़ दिया है. भक्ति मूवमेंट ट्रेडिशंस अवॉइडेड प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, ऑफ कोर्स नॉट. वो डाइवर्सिटी प्रमोट करता है, राइट? इट मेक्स नो सेंस. द आंसर इज ए. सो बाकी ऑप्शंस तो पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं था, बट मैंने पढ़ दिया. ओके, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं. Next question. The immediate ending of British rule in India is an urgent necessity. Was a resolution of 10 seconds. The answer is Quit India movement. Source है स्पेक्ट्रम. एंड स्पेक्ट्रम जब आप कई बार पढ़ लोगे ना तो एक इन सारे जैसे ये याद भी नहीं होगा ना आपको, ये पर्टिकुलर कोट दिमाग में एक आइडिया बैठ जाता है कि माहौल कब था, रिजोल्यूशन पूछ रहा है. ये सारे मूवमेंट्स क्या है, दीज मूवमेंट्स वर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय कांग्रेस. तो कांग्रेस कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले क्या करता था, CWC की मीटिंग होती थी एंड वहाँ पे वो रेजोल्यूशन पास करते थे वोटिंग के थ्रू. तो दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट रेजोल्यूशन. जब रेजोल्यूशन लिख दिया उसने तो बेसिकली क्या मतलब है, इट्स टॉकिंग अबाउट द कांग्रेस पार्टी एंड उसका रेजोल्यूशन. एंड कांग्रेस जो है ना यूजुअली बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल या बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट लोग से पीछे चलता था. मतलब अगर से बाल गंगाधर तिलक बोल रहे हैं स्वराज करना है तो वो स्वराज वर्ड यूज़ नहीं करेगा, कुछ दिनों बाद वो स्वराज यूज़ करेगा. ओके, या जब कंप्लीट फुल इंडिपेंडेंस बोलेगा तो वो लोग क्या रेजोल्यूशन लाएगा कि हमें मंजूर है क्या डोमिनियन स्टेटस. ओके, सो थोड़ा पीछे चलता था. उस हिसाब से आपको एक आइडिया बन जाएगा कि अच्छा ऐसा हमें ऐसा, ये आप गेस कर लोगे बिना एग्जैक्टली नोइंग. ठीक है, नॉन कोऑपरेशन तो बहुत पुराना है 22. इमीडिएट एंडिंग तो नहीं बोलेगा उसमें उन्हें डर लग रहा था डिसप्लीज करने में टिल दैट टाइम. ये वो फेज़ है जिसमें गांधी ने जस्ट पिकअप किया था सिचुएशन, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का जस्ट फाइट खत्म हुआ था, ये वो टाइम का बात है. तो ऑफकोर्स नॉन कोऑपरेशन तो सबसे पहले बाहर हो जाता है. सिविल डिसोबीडियंस 1930 का बात था, ये हो सकता था बिकॉज दिस वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट. इंडिविजुअल सत्याग्रह एकदम फिजल्ड आउट, एकदम छोटा सा स्मॉल था, इट्स नॉट इवन एज रेलेवेंट.
ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट जो सबसे लास्ट था उसी में वो लोग ऐसा रेजोल्यूशन पास करेंगे कि इमीडिएटली एंड कर दो ब्रिटिश रूल, उसके पहले दे विल नॉट टॉक इन दिस फैशन। ओके, इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करते थे अपने रेजोल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5-year प्लान ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड ग्रोथ प्रोसेस? आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, स्पेक्ट्रम में क्लियरली दिया हुआ है, फैक्ट है, फैक्ट बेसिस है। और भी कहीं कहीं पर दिया हुआ है, कुछ इकोनॉमिक बुक्स में भी मिलेंगे, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट एवरी इकोनॉमिक बुक्स में आपको ये मिल जाएगा। द आंसर इज सेकेंड 5-year प्लान, बी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, महलानोबिस। दिस वॉज एन इकोनॉमिस्ट, महलानोबिस प्लान। यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज थॉट। पहला प्लान क्या था, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फर्स्ट था। सारे प्लान्स का मोटो आपको याद नहीं रखना है, प्लस प्लान उतना रेलिवेंट भी नहीं है आज के टाइम में। ऑल्दो दे डिड आस्क इन एनडीए, विच आई एम सरप्राइज्ड, दीज आर द क्वेश्चंस दैट सरप्राइज मी, दैट इज व्हाई आई हैव एडेड हियर। तो आपको थोड़ा एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि किस प्लान में क्या क्या प्लानिंग किया गया था, क्या था टारगेट। जस्ट वन वर्ड एसोसिएशन, जैसे महलानोबिस प्लान क्या, सेकेंड ईयर, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या, सेकेंड 5-year प्लान, सिंपल। Which one of the following is the oldest era in geological history determining the age of various rocks? Precambrian, Mesozoic, Cenozoic, Paleozoic. 2 seconds, 3 seconds. The answer is Precambrian. पूरा जियोलॉजिकल हिस्ट्री करके आप सर्च करोगे, ब्रिटानिका इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया, इसका टेबल है, उसमें आप सारा एरा, सारा इयॉन, सारा एज, सारे इपॉक्स, सब कुछ बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करके दिया हुआ है। आप वो यू कैन टेक अ लुक। बहुत जनरल, उन्होंने बहुत ऊपर का पूछा हुआ है, दिस इज़ वेरी जनरल आइडिया। 4 कॉलम में डिवाइड ही करते हैं, उनमें से सबसे ऊपर पे सबसे पुराना प्री कैम्ब्रियन, फिर पेलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर सेनोजोइक। ओके, पेलियोजोइक क्या है, जब फॉसिल्स मिलना शुरू होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन के फॉसिल्स बहुत कम मिलते हैं, सो इसलिए प्री कैम्ब्रियन एक अलग पूरा सेक्शन बना दिया उन्होंने। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था, मतलब अचानक से लाइफ फॉर्म डाइवर्सिफाई कर गया था इनटू वेरी न्यू लाइफ फॉर्म्स, वो पॉइंट को हम लोग कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो उसके पहले के जितना है उसे प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद वाले पोस्ट कैम्ब्रियन हो गए सॉर्ट ऑफ, बट पोस्ट कैम्ब्रियन नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं, तो पेलियोजोइक बोलते हैं। फिर पेलियोजोइक के बाद क्या बोलते हैं, मेसोजोइक बोलते हैं। मेसोजोइक क्या है, ये समझ लो आप, जुरासिक एज ऑफ रिप्टाइल्स है मेसोजोइक। ओके, जुरासिक, ट्रियासिक, ये सारा जितना एज है सब मेसोजोइक में। सेनोजोइक क्या है, एज ऑफ मैमल्स, ओके। यू डोंट नीड टू नो एवरी सिंगल डिटेल, बस एक जनरल ओवरव्यू होना चाहिए। आप वो ब्रिटानिका का वो आप देख लेना एक बार। चंडी मंगला, अ 16th century टेक्स्ट वॉज कंपोज बाय, ये फैक्चुअल है, टफ है, बट मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है। CDS 2019 में सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा था, एक्सेप्ट ऑथर की जगह उसने पूछा था कि किस लैंग्वेज में कंपोज हुआ है इन 16th century। वो इस टाइप के कुछ पर्टिकुलर कंपोजिशन है जो उन्होंने रिपीट किया गया। जैसे एक और है नील दर्पण, ये भी 2 या 3 बार मैंने नोटिस किया है कि यूपीएससी में आ चुका है नील दर्पण। ओके, सो कुछ कंपोजिशंस आप याद कर लो। यूपीएससी को इंटरेस्ट है तो आपको भी इंटरेस्ट होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है मुकुंदाराम चक्रवर्ती, एंड ये बंगाली नेम है, आप इससे भी गेस कर सकते हो। चंडी मंगला, चंडी का पूजा कहाँ होता है, गॉडेस चंडी, इट्स अ फॉर्म ऑफ दुर्गा एंड वेरी पॉपुलर फॉर्म इन बंगाल में इस फॉर्म में बहुत पॉपुलरली पूजा होता है। ओके, सो आप सॉर्ट ऑफ गेस कर सकते थे, बट यहाँ पे गलत हो सकता था। मैं खुद ये क्वेश्चन ऑप्ट नहीं करता, मुझे ये नहीं आता था, मैंने सर्च किया ये। ओके, सेम गोज फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। चंडी मंगला वॉज कंपोज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस ड्यूरिंग द 16th century CE? द आंसर इज बंगाली, क्योंकि वहाँ बंगाली नेम था, राइट। बट नहीं आता था मुझे, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। क्विकली मैं कुछ आंसर्स देता हूँ जो टेलीग्राम ग्रुप पे लोगों ने पूछा था। Sanaya says, I have a doubt regarding EWS category. I'm satisfying all the criteria except 250 Guz plot in my name gifted by Nana. Sell this in April, May itself. Shall I go for it? Tehsilate said he can make, but will UPSC verify prelims EWS post final list? No. Sanaya, your date, cut off date, जो last date होता है फॉर्म फिलिंग का, I'm guessing 5th March है. Correct me if I'm wrong. उसके पहले आपका डेट होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट पे, मतलब 5th March से पहले का बना होना चाहिए। उसके बाद बना हुआ है देन इट यूल बी रिजेक्टेड, कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है। सो
डोंट गो फॉर इट. मैं एकदम रिकमेंड नहीं करूँगा अनलेस यू आर एबल टू सेल दैट प्लॉट बिफोर दैट दिस डेट. ओके, सो नो. Okay, Tejashri says, after OTR, I'm not able to log in. Is anyone facing problem while filling form? Yes, कई लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है. मैंने 2-3 लोगों से सुन लिया फॉर्म में इशू है. मैंने खुद नहीं अभी तक ओपन किया है, मैंने नहीं देखा है, बट इश्यूज़ आ रहे हैं. थोड़ा पेशेंस रखना है. मैं एकदम इस चीज़ में बोलूँगा कि आराम से करो. इट्स देयर स्टिल टाइम. 5 दिन बचेंगे, देन पैनिक करना. अदरवाइज तब तक आप बाकी चीज़ें प्रिपेयर कर लो. सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करा लो, जो भी अपलोड करने होते हैं. सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं वो बनवा लो, फोटोज़ वगैरह करवा लो, बट आराम से करो. सेंटर मिल ही जाता है. ऑल्दो यूपीएससी नोटिफिकेशन डज से अलॉटमेंट इज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, बट इतने सारे सेंटर्स होते हैं कि ज़्यादातर लोगों को मिल ही जाता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इन अ फ्यू डेज आई विल हैव part 2 of this video, where we will solve more questions from other UPSC exams. So for that, subscribe so that video can be visible in your feed. Thank you guys for watching. See you guys in the next video.